गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, माने गुप्तों के समय के हम लोग इतिहास जानेंगे और गुप्तों के काल के बाद का भी इतिहास जानेंगे। कल प्रीवियस हुआ था, आप नहीं आए थे। क्वेश्चन बैंक आप लोग उसका अपने से कीजिए, दोनों करेंगे तो लार्ज, जैसे साइंस में मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो लार्ज करूंगा, और हिस्ट्री में अगर लार्ज मैं थ्योरी दे रहा हूं तब पढ़ा ही दे रहा हूं तो उसमें शॉर्ट करूंगा। दोनों करने पर तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 साल लग जाएगा केवल इतिहास पढ़ाने में। आप लोग यहाँ ध्यान देखना है कि हम लोग को रिजल्ट जरूर होना चाहिए। 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 30 क्वेश्चन साइंस से और 30 करंट से बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। बाकी हम लोग मिसलेनियस देख लेंगे उसको, और कम से कम 120 क्वेश्चन तक हम लोग प्रयास करेंगे कि बिल्कुल ही सही हो। गुप्त काल, कल हम लोग क्या पढ़े थे? कुषाण। कुषाणों के पतन के बाद, कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक राजतंत्र और गणतंत्र का उदय हुआ था। देखिए, राजतंत्र और गणतंत्र का उदय हुआ। राजतंत्रों में कौन थे? नागवंशी, अभीर, इक्ष्वाकु, तथा गणतंत्रों में अर्जुनायन, मालव, यौधेय, लिच्छवी, टिवी तथा कुणिद शामिल थे। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। कौन थे? सामंत मतलब कि जो कुषाण राजा थे, जैसे कुजुलकट विशेष था, जो भी राजा हुए थे उनके कौन थे? ये सामंत थे। माने ऐसे लोगों को रखे थे जो उनके राज्य में सहायता कर सके और उनके भूमि कर के टैक्स को वसूल सके। सामंत मैंने मैं पिछले बार चर्चा कर चुका हूं, आगे नहीं करूंगा। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में मौजूद था। कहां था? उत्तर प्रदेश और बिहार में। कुषाणों से प्राप्त सैन्य तकनीक और वैवाहिक संबंधों ने गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुप्त शासकों के अधिकांश अभिलेख उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त हुए हैं। मतलब कि गुप्तों की प्रारंभिक जानकारी जान लीजिए कि कुषाणों के ये सामंत थे। माने ऐसे कुषाणों, गुप्त में कई ऐसे लोग रहे होंगे जो कुषाणों क्या रहेंगे? समकालीन रहे होंगे। कुषाण किसी को सामंत नियुक्त किया होगा तो व्यक्ति का भी नाम था, और उनसे इनका क्या हुआ? रिलेशन भी हुआ था, और उन्हीं से प्राप्त सैन्य तकनीकों पर क्या किए? ये आगे बढ़कर के अपना विस्तार किए। यही इसका प्राचीन इतिहास में आता। अब आगे तो गुप्तों का प्रथम राजा कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम 335। सवाल आ जाएगा, गुप्त वंशों का सबसे पहला शासक कौन था? गुप्त प्रथम 335। गुप्त कौन थे? कुषाणों के सामंत थे, और जब सामंत था तो उससे संबंध रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बिहार में डुमरांव जानती हो? बक्सर के पहले डुमरांव है। बाबू कुंवर सिंह का नाम जानती हो? बाबू कुंवर सिंह डुमरांव महाराज के सामंत थे। क्या थे? फिर कुंवर सिंह राजा नहीं थे बिहार में, वो सामंत थे। एक दरभंगा महाराज थे इधर में, तो उनके सामंत ये नहीं थे, ये सामंत थे डुमरांव महाराज के। जैसे कई जगह राज होते थे ना, बिहार में कई राज्य था, तो एक मान लो कि शाहाबाद जिला में कौन हो गया? डुमरांव महाराजा हो गया, ठीक ना, शाहाबाद का राजा हो गया, और दूसरा दरभंगा साइड का राजा हो गया। तो जो शाहाबाद साइड डुमरांव महाराज थे वो हम लोग के महाराज थे जिला के, तो उनके सामंत कौन थे? वीर कुंवर सिंह। सामंत का मतलब कैसे हो गया? एक बड़ा एरिया दे दिया गया, माने आज के बराबर में 1-1.5 जिले दे दिए गए, और उतने जमीनों पर आपको देख रेख करना है, नियुक्ति करनी है, उसका टैक्स वसूल करना है, और राजा को एक हिस्सा के पहुंचा देना है। ये सामंत का काम था, ठीक ना। और जो सामंत थे वो राजाओं के प्रति वफादार रहते थे। लेकिन जब हम थोड़ा वीर कुंवर सिंह की बात कर लें, वीर कुंवर सिंह और डुमरांव महाराज में, डुमरांव महाराज भाग गए, अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए, लेकिन उनका ही सामंत कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा बुलंद कर दिया और अंग्रेजों को कई चौकियों पर कब्जा कर लिए। फिर कुंवर सिंह मरते नहीं, उनका एक भेदिया, लोग जब सामंत हैं और महाराज है तो उनको कोई तो काम कर रहे हैं इनके यहाँ, उनका ही भेदिया बता दिया कि गंगा पार कर रहे हैं,
जब गंगा पार करे तो मारा गोली, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, बता दूंगा बाद में, तो उनके हाथ में लग गई, हाथ में लग गई, तो उनको लगा कि जब जहर फैलेगा तो हम मर जाएंगे, हाथ को काट दिए। तब तक जहर वो अंदर जा चुका था। 4 दिन बाद उनका देहांत हो गया। एक हाथ अपने से काटने वाले 80 साल के बुजुर्ग समझते हो कितना हिम्मती होगा। उनके रानीवास किला में 3 साल में रहा, उन्हीं के गढ़ में रहा, जानता हूं उनके बारे में। गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसे इसके पहले श्रीगुप्त का नाम आता है। किसका नाम आता है? श्रीगुप्त का। और घटोत्कच का भी नाम आता है, ठीक ना। ये 2 ऐसे शासक थे जो चंद्रगुप्त पहले से क्या थे? थे। सबसे कहा था कि गुप्त वंश संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और घटोत्कच भी था, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त। श्रीगुप्त लिख लो, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम का काल लिखो। प्रथम 319 तो 335 ईसा पूर्व था। इसका राजारोहण कब हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का 319 ईस्वी में हुआ था, तथा इसे गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। सवाल पूछ देगा, गुप्त संवत कब आया था? लिख लो, गुप्त संवत 319 ईस्वी। ऐसा नोट सही है। गुप्त संवत माना वो अपना जारी किया पंचांग, संवत माना पंचांग होता है। गुप्त संवत 319 ईस्वी में हुआ था। उसने लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी क्या था? गणतंत्र था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से ब्याह किया था। किससे किया था? और अपने सोने के सिक्के पर कुमार देवी का नाम भी अंकित करवाया था। पत्नी बराता भाई पति था, अपनी पत्नी को भी सोने के सिक्के पर लेके अपने साथ आया। किसे शादी किया? कुमार देवी से। यह लिच्छवी राजकुमारी थी। किसकी बहन थी? चटक की। उस सब नहीं पूछेगा, वो पुराना सवाल हो गया। सवाल भी अब नए ढंग से पूछे। अब देखिए, इसने जो आगे पढ़ाएंगे सब व्यवस्था में, इसने कुमार देवी से विवाह क्यों किया? अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। नहीं तो लिच्छवी बहुत शक्तिशाली थे। अगर लिच्छवी से उनकी बहन से शादी नहीं करता तो क्या करते? इन पर अटैक करता। तो अपने राज्यों को समृद्ध करने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए, चौहदी ठीक करने के लिए ये कई शादियां किया था। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त 335 से 375 ईसा पूर्व। 335 चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था? उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इनके कुछ सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन पर कांच नाम उत्कीर्ण है। कांच किसको बोला गया था? समुद्रगुप्त। तथा सर्वराजो क्षेता विरुद्ध भी मिलता है। माने एक जगह इसका नाम क्या मिला है? कांच। और एक जगह क्या नाम मिला है? सर्वराजो क्षेता विरुद्ध। कांच नाम उत्कीर्ण किया गया पर। और सर्वराजो, देखिए ये आपको किताब साधारण नहीं पढ़ाएगा, ये बहुत ढूंढने पर मिलता है। क्या ठीक है? ये अभिलेखों में यह विरुद्ध समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त हुआ। जितने भी अभिलेख बनाए गए तो क्या कहा गया इसको? विरुद्ध समुद्रगुप्त। अभिलेखों पर इसका नाम विरुद्ध समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसमें क्या कहा गया है? लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र माने क्या होता है? लिच्छवियों का पोता था ये, है ना। लिच्छवी बेटी की ही ना बेटा था। लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र माने पोता होता है, ये कहा गया। प्रयाग प्रशस्ति में इसका नाम दिया गया लिच्छवी दौहित्र, ठीक ना। क्या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जहां लिखा गया तो समुद्रगुप्त के नाम के में क्या कहा गया? ये लिच्छवियों का दौहित्र था, लिच्छवियों का दौहित्र था।
चित्र था। समुद्रगुप्त महान विजेता था। हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक से उसकी सामरिक विजयों का विवरण मिलता है। सवाल आ जाएगा कि समुद्रगुप्त के युद्धों की विजय की जानकारी कहाँ मिलता है, तो वहीं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। आ जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा? हरिसेन ने। इसका दरबारी कवि था वो। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। 7वें श्लोक में इसके विजयों का विवरण दिया गया है, होता है। यह प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई है। बढ़िया सवाल है। प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखा गया है। और उसमें यह बताया गया कि इसका विजय अभियान 5 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में? 5 चरणों में संपन्न हुआ। विजय अभियान 5 चरणों में संपन्न हुआ। देखिए, ज्यादा डिटेल जाने से फिर आपको बहुत समय लग जाएगा। जितना बताया जा रहा है उससे आपको कंप्लीटली क्वेश्चन पकड़ाएं और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करेगा। चंद्रगुप्त का विजय अभियान कहां कहां है, कैसे कैसे किया, जान लीजिए। समुद्रगुप्त का विजय अभियान प्रथम चरण में आर्यावर्त उत्तरी भारत के 9 शासकों को पराजित किया, जिनमें अहिछत्र के अच्युत, चंपावती के नागसेन, अहिछत्र के अच्युत, चंपावती के नागसेन, विदिशा के गणपतिनाथ, चाहे कहीं कहीं गजपतिनाथ मिलता है। इन राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया था। माने अहिछत्र को जीता, चंपा को जीता और विदिशा को जीता। द्वितीय चरण में पंजाब के गणतंत्र जैसे अर्जुनायन, मालव, यौधेय, माडक, आभीर, काव, परपरिक तथा सीमावर्ती राज्यों जैसे समतट, कामरूप, कामरूप असम को बोलते हैं, दौ, नेपाल, कर्तरीपुर को भी पराजित किया था। इतना यह महान शासक था। यह दूसरा चरण में। तीसरा चरण में क्या किया? विंध्य क्षेत्र के अटाविक राज्यों को पराजित किया। माने भारत का महत्वपूर्ण विंध्यन क्षेत्र है, इसको भी जीता। चतुर्थ चरण पल्लव राज्य समेत दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था। जान लीजिए, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था। इसका भी जो घोड़ा है, तीनों समुद्रों का पानी पिया था। वही नहीं है वो, नहीं, ये भी। कौशल शासक महेंद्र, महाकांतर का व्याघराज, कौराल का मंतराज, इष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोटूर का स्वामी दत्त, कांची का विष्णुगोप, औमुक्त का नीलराज, बेंगी का हस्ती वर्मन, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर, हिरण्यपल का राजा दमन और 10वां है कुस्थलपुर का धनंजय को भी पराजित किया था। मैंने लगभग ये मत दिया। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के पताका को पूरे लगभग भारत में फहराया है। उत्तरी भारत के 9 राज्यों के विजय को आर्यावर्त राज्य प्रस्फोदन कहा गया। मतलब जो उत्तरी भारत के 9 राज्य हैं, इसको इन्होंने जीता था। क्या कहा गया? पांचवा चरण नेक्स्ट पेज है कि थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ कर दिया। थोड़ा सा ये हमको लगता है कि ये 5वां चरण है।
ठीक है, छूटा नहीं। इसमें 4 चरण कहीं व्याख्या किया गया है। 5वें चरण में क्या किया था कि 5वें चरण में सबको सम्मिलित किया था, 4 चरण विजेता किया, आप 5 चरण सबको क्या किया, मिलाया, आपस में जोड़ा। उत्तरी भारत के 9 राज्यों के विजय को आर्यावर्त, उत्तरी भारत के 9 राज्यों के विजय को मिटा लेते हैं, तब पता पूछेगा। आर्यावर्त राज्य प्रस्फोदरन कहा गया। अब सवाल पूछेगा कि राज्य प्रस्फोदरन क्या है। तो जब समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के राज्यों को जीता तो उसे क्या कहा गया, आर्यावर्त, आर्यावर्त राज्य प्रस्फोदरन कहा गया। अर्थात राज्यों का बलात् उन्मूलन कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी जबरदस्ती कब्जा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणापथ के 12 राज्यों के प्रति उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह, दक्षिणापथ के 12 राज्यों के प्रति उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। दक्षिण विजय को धर्म विजय भी कहा गया। माने एक उत्तरापथ हो गया, उत्तरी भाग में, उत्तरी भारत का क्या कहलाया गया, आर्यावर्त राज्य प्रस्फोदकरण, और दक्षिणी विजय उसको क्या कहा गया, ग्रहण मोक्षानुग्रह। उत्तर भारत के विजय को प्रस्फोदकरण और दक्षिण भारत के ग्रहण मोक्षानुग्रह। सवाल आ सकता है ग्रहण मोक्षानुग्रह क्या है। जब समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राज्यों को जीता तो उसे क्या बोला गया, गणतंत्रीय राज्यों ने सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्राणागणन के द्वारा तुष्ट करने की चेष्टा की। विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हुए आत्मनिवेदन, कन्योपायन मैंने अपना आत्मनिवेदन किया, कन्या को दिया, तथा गुरु मंदक की विधि अपनाई, गुरुओं को भेजा, उससे बात किया। जब जो हारने लगे विदेशी आक्रमण तो उन्होंने आत्मनिवेदन किया, अपनी कन्याओं का उनके घर भेजा, शादी किया, राजकुमारों से शादी किया। अपने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात उसने अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न किया। समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न किया, जो अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिशाली होने का ही क्या है, प्रमाण है। क्योंकि अगर उनका घोड़ा कोई पकड़ लेगा तो इनकी क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, घूम के नहीं आ लिया, जहां जहां गया उस क्षेत्र को जीता होगा। अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि ली, तो उपाधि क्या मिला, अश्वमेघ पराक्रम। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त से उसने क्या कहा कि हमको गया जो बुद्ध का जगह है वहां पे एक मठ बनाने का जगह दीजिए। उसका नाम क्या था, मेघवर्मन। देखिए मेघवर्मन जो नाम है, इससे क्या चलता है पता कि ये सब नाम भारतीय है ना। आज भी श्रीलंका के बहुत लोगों का नाम कैसा होता है, हम लोगों से मिलता जुलता हो। जिसकी अनुमति दे दी गई थी। अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति तथा अश्वमेघ पराक्रम अंकित है। राजमहिषी माने क्या होता है, दत्त देवी कौन थी, राजा की महिषी थी, माने राज्य की एक विद्वान महिला थी, दत्त देवी। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, माने गुप्त काल के बाद का जो समय था, समुद्रगुप्त बाद कैसे कैसे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक भी था। क्या था, अपने आप में कवि था। हरिसेन इसका दरबारी कवि था। टीका पर इसको बीना बदन करते हुए दिखाया गया है। किसको, समुद्रगुप्त को, गुप्त को दिखाया गया है। उसके सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। सवाल आ जाए कविराज किसे कहा गया, समुद्र। सिक्कों पर उसने व्याघ्र पराक्रम, माने व्याघ्र को जैसा पराक्रम, अप्रतिरथ माने रथ जीतने वाला,
पराक्रमांक, पराक्रम दिखाने वाला, विरुद्ध धारण किए, ये सब उपाधि धारण की क्या किया, व्याघ पराक्रम माने बाघ जैसी शक्तिशाली, अप्रतिरथ, रथ जीतने वाला, बहुत ज्यादा पराक्रमी धारण किया था। उसने महान बौद्ध भिक्षु वसु बंधु को संरक्षण दिया था। किसको? वसु बंधु को, बौद्ध भिक्षु था, उसको संरक्षण दिया था अपने राज्य में। पीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा था? नेपोलियन का मतलब क्या होता था? नेपोलियन क्या था? तानाशाह था, और अपने राज्य को बहुत बड़ा क्षेत्र में क्या किया था? फैलाया था। नेपोलियन कहाँ का था? इटली का था, इटली का। नेपोलियन तू अब इतने राज्यों को हराएगा तो लोग किसको क्या करेंगे? पंडित जी कहेंगे। नेपोलियन फ्रांस तक, इटली के था। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर ही समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किए हैं। देख लो, वहीं क्लास है ना? फ्रांस का, फ्रांस का था, फ्रांस का था। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी क्या, देखिए समझ लीजिए, इलाहाबाद के जो अशोक स्तंभ पर ही समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है। मतलब कि जो प्रयागराज में अशोक का स्तंभ लगा, उसी पर इसका भी प्रशंसा कर दिया गया। किसका? समुद्रगुप्त का। कि अशोक पहले के थे ना, तो अशोक का जो शिलालेख लगा है तो उसी पर इसका भी क्या कर दिया गया? प्रशंसा कर दिया गया। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति किसका है? गुप्त का। और प्रयाग अशोक स्तंभ किसका है? प्रयागराज में अशोक का। एक ही दोनों है, दोनों एक ही है। प्रयाग प्रशस्ति भी यही है और अशोक स्तंभ भी यही है, लेकिन इसी पर इसका वर्णन किया गया। जो नीचे भाग खाली रह गया होगा उसको इसका वर्णन कर दिया गया। ये गुड़ चीज समझने वाला। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। कहां पर? कौशाम्बी, इलाहाबाद निकट है। इसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। देखिए आगे चल के इस पर जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख है, क्योंकि जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा था। और बीरबल क्या था? उसका नवरत्नों में से एक दरबारी था जो हिंदू था, और दोनों ही उसके लिए अच्छे थे। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। भी प्रयाग प्रशस्ति पर भारतवर्ष का हुआ नहीं पड़ता। चंद्रगुप्त द्वितीय (375 से 415), यह भी सबसे क्या था? एक महत्वपूर्ण शासक था। देखिए इसके पहले भी एक रामगुप्त है, उसको नहीं जानना है। जो महत्वपूर्ण है उनको जानिए जिनके सवाल आता। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों बीच कौन था? रामगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद बीच कौन बना था? रामगुप्त। इसके बाद कौन आया? लेकिन रामगुप्त कोई उसका महत्वपूर्ण चीज नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया है। एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है, माने रामगुप्त भी एक दुर्बल शासक था। विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्त नाटक में, नामक नाटक में भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। मतलब कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही क्या है? चंद्रगुप्त ये है। इसका क्या नाम क्या है? गुप्त विक्रमादित्य। माने रामगुप्त का वर्णन देवी चंद्रगुप्तम नाटक में मिलता है कि यह कमजोर शासक था। और बच्चे लोग क्या किए जी? बरसात में घिर गए क्या?
और बच्चे लोग जो नहीं। हेलो, मेहरौली कहाँ है जी? दिल्ली में है। कहीं पर लौह स्तंभ है, कुतुब मीनार के ही प्रांगण में है। वहां पर गए हो कभी आप लोग घूमने? मैं गया हूँ वहाँ पे। तो मेहरौली में जो लौह स्तंभ है, और वहीं पर क्या है, कुतुब मीनार खड़ा किया गया। लौह स्तंभ खुदवा कर अपना विजयोत्सव मनाया था। देखिए, तो कुतुब मीनार के प्रांगण में जो दिल्ली में लौह स्तंभ है, के बारे में कहावत है, कई मुस्लिम शासकों ने लौह स्तंभ को उखाड़ कर वहां से हटाने का प्रयास किया। प्रमाण भी उसको उखाड़ने का, मैंने कोई खूंटा जमीन में दबा हो तो क्या किया था, ज्यादा ऊंचा नहीं है, जमीन से इतना ऊंचा होगा, 8-9 फीट ऊंचा होगा, लेकिन उससे गहराई बहुत ज्यादा है। और जो लौह स्तंभ है, इतने बरसों से, आप समय देख रहे हैं ना कितना बरस है, 375 से 415, मैंने वर्तमान समय में भी 15-16 साल में उस पर जंग नहीं लगा है, लौह स्तंभ पर जंग नहीं लगा है। तो इससे पता चलता है कि उस समय इस्पात बनाने का कितना बढ़िया साइंटिफिक तरीका होगा। अरे लोहा इस्पाते ना होता है, तो कैसे लोहा पिघला के उसको बनाया गया होगा कि आज तो उस पर जंग नहीं लगा। उस पर आरी का, माने बड़े बड़े हथौड़े से मारने का दाग है, हल्का हल्का कहीं पर पिचका हुआ गड्ढा जैसा, लेकिन कबरा नहीं। लोग बोलता है कि जब जब भी कोई जिसको कबारने गया, वहां मिटाने गया, वो खुद मिट गया। और अंदर से आवाजें कुछ आती हैं। हालांकि इतना बाउंड्री कर दिया है, हम लोग काम नहीं लगा सके, इतना ही बाउंड्री के, और लोहा है खराब थोड़े होगा कि छूने से। तो वहीं पर है। वही पता है, अभी कल से एक न्यूज में चला रहा है कि औरंगजेब के नेतृत्व में नासिर शाही कैसे कुछ किताब उसका जिसने लिखा था, उसमें दरबारी कवि था कि मथुरा का कृष्ण जी का मंदिर तोड़वा करके और वहां पे आगरा का जामा मस्जिद बनाया गया है, और उसके सीढ़ियों के नीचे कृष्ण जी की मूर्तियां लगाई हुई हैं कि जब कोई मुसलमान पढ़ने जाए नमाज तो कृष्ण जी के सिर पे लात रख के दफनाया गया है। अब उसका ऑर्डिनेंस मिल चुका है, केस हो चुका है। अब सीढ़ी का बार के देखा जाएगा वहां पर है कि नहीं, पहले सेंसिंग देखा जाएगा कि अंदर क्या है। इतने ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है कि हिंदू औरंगजेब को बदनाम कर रहे हैं कि वो खराब था, वो अच्छे आदमी था। ये जब किताब है उसका दरबारी कवि का लिखा होगा, दरबारी इतिहासकार का, उसमें कितना घिनौना दिखाया गया। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब औरंगजेब पढ़ेंगे। तो हम लोग इधर आते हैं। तो लौह स्तंभ किसने बनाया था जी? हाँ, इस स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की विजय का वर्णन है, मैंने खोदा गया है कि पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरी अभिलेख में मिलता है। कहां पर? उदयगिरी में। उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया था। कहां को? उज्जैनी को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने संभवतः रामगुप्त की विधवा ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले कौन था? रामगुप्त था। तो उसकी विधवा किससे शादी किया? ध्रुव देवी से। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। क्यों? आक्रमण नहीं हो। रुद्रसेन शादी का मतलब क्या था? वो इस पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, तो अपनी बेटी का शादी कर दिया। तथा अपने पुत्र का विवाह कदम्ब राजवंश में किया था, वो भी अपने साम्राज्य को इस रखने के लिए ही किया कि अब ये लोग आक्रमण नहीं करेंगे, हमारा सीमा क्या रहेगा? सही रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज तथा देवश्री थे। शक शासक जो रुद्रसिंह तृतीय था, पर विजयोपरांत उसे सकारी कहा गया। माने शक को मारने वाले को क्या कहते हैं? सकारी। विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत और शक शासक रुद्र सिंह तृतीयों के हराने के बाद, शक शासक रुद्रदेव तृतीय को पराजित करने के बाद सकारी उपाधि ग्रहण किया। सकारी उपाधि ग्रहण किया। सकारी उपाधि ग्रहण।
कारी उपाधि ग्रहण किया। उसके दरबार में कालिदास, याद रखिएगा, कौन से दरबार में? कालिदास, धन्वंतरी, हपनक, अमर सिंह अमर कोश लिखे थे, शंकु, बेताल भट्ट, हटकर पर, वराह मिहिर, वर रुचि जैसे नवरत्न मौजूद थे। लिख लीजिए बिल्कुल। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, कालिदास क्या थे? संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। धन्वंतरी आयुर्वेद से संबंधित थे। हपनक, ये भी कथा इतिहास गद्य लिखते थे। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की थी, बहुत बड़ा डिक्शनरी था। शंकु, बेताल भट्ट, हटकर पर, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखा था, बाद में हम सब लिखाएंगे किताब। पर रुचि जैसे नवरत्न मौजूद थे। इनका जो सचिव या मंत्री कौन था? वीरसेन शैव था। वीरसेन शैव था। और सेनापति आम्रकार्दो बौद्ध था। आम्रकार्दो बौद्ध, सोच लीजिए, बौद्ध जहां मानते हैं अहिंसा को, इस सेनापति किसको बना लिया? आम्रकार्दो बौद्ध को। शैव था वीरसेन मंत्री, शिव को मानने वाला। आइए, अक्सर पूछता है, इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही काल में कौन आया था? चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था। 399 से 414, मैंने 15 साल भारत में रहा था। नोट कर लीजिएगा। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फाह्यान 399 से 414 भारत में आया था। भारत आया था। इसके समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी शिक्षा के क्या थे? प्रमुख केंद्र। पाटलिपुत्र और उज्जैनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। पाटलिपुत्र और उज्जैनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र। फाह्यान का यात्रा विवरण, इससे सवाल आता है, जान लीजिए। फाह्यान कौन था जी? कब से कब? 399 से 400। कहां था यह? भारत में यात्रा पर था। यात्रा पर। फाह्यान चीन, मध्य एशिया, पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया था। ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में स्वदेश लौट गया था। इसके प्रमुख वर्णन निम्न है। मध्य देश ब्राह्मणों का देश, किसने कहा था? तो भारत में मध्यवर्ती भाग है, किसका देश था? ब्राह्मणों का। जहां लोग सुखी और संपन्न थे, यहां मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड प्रचलित थे। बार बार राजद्रोह के अपराध में केवल दाहिना हाथ काट लिया जाता था। माने कोई बार बार राजद्रोह करेगा तो क्या किया जाएगा? दाहिना हाथ। मध्य देश के लोग न तो किसी जीव प्राणी की हत्या करते थे और न ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग करते थे। आज भी ब्राह्मण क्या करते हैं? प्याज, लहसुन, मांस खाते हैं। असली ब्राह्मण नहीं खाते हैं, दरभंगिया ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण खाते हैं। हमारे गुरुदेव आज तक नहीं मांस मछली खाते हैं, उनको पता है, अपने गुरु पर हमको भरोसा है, आज जानता हूं मैं उनके बारे में। लेकिन कई ऐसे ब्राह्मण हैं, हमारे ही साथ रहने वाले ब्राह्मण खाए हैं। हम लोग खुद पार्टी दिए वो खाए हैं, लेकिन हम लोग को जो गुरु जी हैं बिल्कुल दम दूर भाग जाएंगे। अगर गाड़ी पर मांस लटका हो, मछली हम लिए हुए हों, वो नहीं बैठेंगे, वो पैदल जाएंगे। तुम ब्राह्मण हो?
नहीं, दरभंगिया ब्राह्मण जो होते हैं मिथिला वाले, वो तो सब खाते हैं, सब खाते हैं। केवल चंडाल इसके अपवाद थे तथा समाज से बहिष्कृत थे। इस प्रकार चंडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला फाहियान पहला विदेशी यात्री। चंडाल कौन थे, पढ़ाए ना पहले? बाहरी राजाओं से उत्पन्न पुत्र थे, माने बाहर के जो राजा शक है, सिथियन है, पहलव है, कुषाण जो भी भारत में आए थे, और इन्होंने जो मिस्र करके जो बचा पे थे, क्या कहा गया? चंडाल कहा गया। चंडाल ये सब काम कर रहे थे, लेकिन जो इन्होंने मध्य देश किसको कहा? भारत कहा था। क्यों कहा? एक तरफ चाइना बड़ा, इधर अरब बड़ा, बीच में भारत, इस भारत को मध्य देश कहा कि ये ब्राह्मणों का देश है, ये मांस मदिरा लहसुन प्याज भी नहीं खाते, इसका अपना ज्ञान था। बाजारों में बुचड़खाने तथा मदिरालय नहीं थे। बुचड़खाने में क्या हो? जहां मांस कटता है, जानवर कटते हैं। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। किसका? ओवैसिया को दिखाना चाहिए इतिहास। कहता है ना कि हमारा देश भारत है, अरे गधा, हमारे यहाँ तो बुचड़खाने भी नहीं थे, और तू कहता है कि हम तो शुरू से बोटा खाते हैं। फाहियान ने पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्रा की थी। संकिसा तथा श्रावस्ती में उसने अनेक स्मारक तथा भिक्षु देखे। पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल देखा तथा इससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। इससे पहले भी कौन कह चुका है था? मेगास्थनीज। पटना में जो महल है अशोक का, कहां पर? कुम्हरार में। क्या? अशोक का राजमहल। कहां कंफ्यूज हो गया? तो दूध का महल है कुम्हरार में, अशोक का है। अशोक के राजमहल उसने क्या कहा था? उस समय था ना, टूट थोड़े गया था, आज तक है तो उस समय नहीं रहा होगा। अभी उसके एक दो पिलर खड़ा है, चबूतरा है, और बाकी कीचड़ लगा हुआ है, वहां बरसात का पानी जम जाता है, आज भी है। हम एक दो दिन जाकर वहां पर आराम किए थे, बगल में पूरा घास पेड़ है। मैं सोचा कि मैं भी अशोक राजा हूं, आज महल में बैठा हूं, लेकिन वो खंडहर अवशेष है। वहां एक अशोक ने तालाब खुदवाया, तालाब आज भी है, तालाब आज भी है। इसने नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती तथा कपिलवस्तु की भी यात्रा किया था। किसने? फाहियान। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पर कौन आ जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम काल क्या है? 415 से ठीक उसके बाद 455 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455। कुमारगुप्त प्रथम के समय के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। सबसे बेसी अभिलेख किसने खुदवाया था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के 62 अभिलेख से ही कुमारगुप्त प्रथम गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है जी? मंदसौर। यहीं की मंदोदरी थी। शादी किससे हुई थी? रावण से। दशरथ से शादी हुई थी। मंदसौर राजस्थान और मध्य प्रदेश के जहां बॉर्डर टच करते हैं वहीं। कोई कहता है कि मंदसौर एमपी में है, कोई कहता है कि राजस्थान में है, लेकिन रियल में ये राजस्थान में है। और राजस्थान में मंदसौर में रावण का मंदिर बना है। किसका मंदिर? रावण का, जहां मेला लगता दशहरा में और रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि वहां का वो दामाद था। अब पूछो इतिहास राम का, जाके पूछो मंदसौर में कि रावण था कि नहीं था। आज जब रावण थे तो राम भी होंगे। मंदोदरी है तो उसका पुत्र मेघनाथ भी होगा ना जी। इसलिए हमारा जो इतिहास है सनातनी का, वो गौरवशाली इतिहास है। हम लोग टपके हुए नहीं हैं, हम लोग पंथी नहीं हैं, तो सनातनी है। पंथ क्या होता है? अशोक राज पर चला हुआ है, ऐसे कई गो गली जुड़ा हुआ है, तो दूसरे जो जुड़े हुए हैं गली नली हैं। हम लोग असली अशोक राजपथ है, मैंने हम लोग असली सनातनी धर्मी है। कई पंथ गुजरा हुआ है। गर्व होनी चाहिए कि हम हिंदू हैं ना, सनातनी है। जिसकी रचना वत्स भट्टी प्रथम ने किया था। मंदसौर अभिलेख में मैंने गुप्तों का पूरा विधिवत वर्णन किया गया। वंशावली का रचना किसने की थी?
वत्स भट्टी प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया था। वहीं शुंग स्कंद गुप्त पुष्य मित्रों को पराजित करने में क्या रहा, सफल रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, याद रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। अब नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर कैसे बनाई, थोड़ा सा हमसे जान लो, जन आपको पढ़ने को मिले कि नहीं मिलेगा। बख्तियार खिलजी क्या था, आक्रमणकारी था। बख्तियार खिलजी एक बार बीमार पड़ गया। कहाँ बीमार पड़ गया, कहीं पड़ा होगा अपने घराने में, दिल्ली में पड़ गया बख्तियार खिलजी। तो असाध्य रोग है, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और उसे कहा गया कि आप ब्राह्मणों से चाहे बौद्धों से इलाज कराओ, आप ठीक हो जाओगे। किसे कहा गया, बख्तियार खिलजी से। समझते रहिए। तब वो बोला कि नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूंगा इस्लाम से भी ज्यादा किसमें बुद्धि और वैद कोई बड़ा हो सकता है। तो इस बात पर चल रहा था। कौन, बख्तियार खिलजी। इस्लाम से भी ज्यादा कोई ज्ञाता हो सकता है और उसमें भी कोई वैद या माने चिकित्सक हो सकते हैं। जब वो लगा कि अब मरेगा नहीं, अब मर जाएगा, बचेगा नहीं, तो उसके अंगरक्षकों और उसके लोगों ने चुपके से उसके मतलब कि रोग के बारे में किसको बताया, नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा क्षेत्र के लोगों को बताया। मैं नाम भूल रहा हूं उनका, क्या नाम था। तो उसने वो बोला कि वो दवा नहीं खाएगा और हम आपका नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन आप दवा दीजिए। वो इतने विद्वान थे, बोले कुरान पढ़ेगा ना, बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ेगा ना। तो दवा पाउडर रूप में था और लेप रूप में। क्या किया कि उस पाउडर को लेप बना के कुरान के पेज पे चिपका दिया और बोल दिया कि हाँ, आपने बख्तियार खिलजी जहां पना, आप महान हैं, सबसे बड़ा चिकित्सक कहाँ है, इस्लाम में ही है। आप केवल कुरान पढ़िए, आप ठीक हो जाइएगा। तो कोई किताब पढ़े तो कैसे पढ़ता है, ऐसे करता है ना। तो जब भी वो पेज पलटता तो थूक लायक करता और उसकी उंगली में वो दवा सट जाती थी और उसको कुरान पढ़ते पढ़ते वो क्या हो गया, ठीक हो गया। बाद में जब वो ठीक हो गया तो उसने कहा, जिस मौलवी ने उसको दिया था कि मैं तो ठीक हो गया, मैंने बोला था ना, तो किसी ने कह दिया कि नहीं, इस कुरान में जो दवा लगाया गया है वो नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा लगाया गया। इस गुस्सा से अपना अपमान समझाओ कि पूरे इस्लाम को झूठा बता दिया। कौन कौन नीचा दिखा दिया, नालंदा विश्वविद्यालय चिकित्सकों ने, और आके जला दिया। ऐसा क्रूर और घिनौने लोग होते हैं। जिसने उसको जीवन दिया 3 महीने तक काले जलता रहा था। कितना बड़ा ज्ञान को मिटाया गया होगा इस पुस्तक में, कितना बड़ा एक पुस्तक में ज्ञान दिया गया हो। तो जो इसको जलने में 10 मिनट लगेगा, 3 महीने तक पुस्तकालय जलता रहा। भारत रियल में विश्व गुरु था, मैं भारत पर अभिमान होना चाहिए। जो कुछ बोलता है भारत के विषय में, मन करता है उससे मैं खून पी जाऊं, ऐसे मन करता है। हर इतिहास तो जानो, भारत गौरवशाली इतिहास जानो। ये था, किसने बनाया था, कुमारगुप्त ने। जिस नालंदा विश्वविद्यालय की रचना की, पूरे विश्व को लोग यहाँ पढ़ने आते थे, लगभग सभी चीजों की पढ़ाई होती थी। उसने महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधियां धारण की थी। कौन कौन धारण किया था, महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र उपाधि धारण की थी। महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र उपाधि धारण की थी। देखिए, अब कह रहा है कि इसके शासन काल के, चाहे गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना राजस्थान से प्राप्त हुआ है। जितने भी गुप्तकालीन मुद्राएं चलाई गई, उसका सबसे बड़ा ढेर कहां से मिला है, बयाना से मिला है। इसमें मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। मयूर शैली का, में मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण। मयूर शैली सबसे बेसी कहां मिला गया, बयाना में। और सर्वाधिक कौन मुद्रा थी, मयूर शैली में। अब इसके बाद आते हैं स्कंद गुप्त। ठीक इसके बाद था, देखिए 455 इसके बाद आ गया। और रहा कब तक, 467 ईस्वी तक। 455 से 467।
स्कंद गुप्त के समय मध्य एशिया के हुनों ने आक्रमण कर दिया। भारत पर किसने आक्रमण किया? हुन आक्रमण। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार, स्तंभ लेख इसका नाम क्या है? भीतरी। प्रथम हुन आक्रमण इसी के समय हुआ था। किसके समय? स्कंद गुप्त के समय। कमजोर हो गया राज, हुनों के लड़ते लड़ते क्या हो गया? गुप्त वंश के धन और सैनिक खर्च होने लगे। उन्होंने जबरदस्त आक्रमण किए और इस आक्रमण से गुप्तों की शक्ति क्या होने लगी? क्षीण होने लगी। जबकि जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया। क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया। स्कंद गुप्त को कौहम स्तंभ लेख में सकरादित्य, आर्य मंजूश्री मूलक में देवराय, जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षित वक्षा कहा गया है। प्रक्षिप्त वक्षा माने इसका जो छाती हो गया था, वक्ष माने होता है छाती होता है, माने इसकी छाती कैसी हो गई? युद्ध को झेलते झेलते क्षिप्त हो गया। युद्धों को इसने हुनों के आक्रमण को रोका था। सकरादित्य किस में कहा गया? कौहम स्तंभ में। देवराय किसका नाम है? इसी का नाम है। वो देवराय साउथ वाला नहीं कहा गया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। मतलब कि स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का क्या किया? पुनरुद्धार करवाया था, मैंने साफ सुथरा करा के उसको कराया होगा। हाँ वही है। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी, क्योंकि जितने भी गुप्त काल थे वो वैष्णव थे। क्या करते थे? विष्णु को उपासक थे। उससे गुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो था, उस सब अशोक के समय, विशाख रुद्रमन के समय भी सुदर्शन झील से क्या है? संबंधित है। माने सुदर्शन झील को कई लोगों ने साफ सुथरा करवाया था, जो यहाँ पर लिखा। वेन सांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासकों में सकरादित्य के नाम का उल्लेख किया है। माने वेन सांग भी चीनी यात्री था। जब यहाँ भारत आया था तो इसने कहा कि नालंदा संघाराम, माने संघ माने क्या होता है? जहाँ पर भिक्षु रहते हैं। तो उसको बनवाने वाले शासकों को किसका नाम दिया? सकरादित्य। माने कौन हो गया? स्कंद गुप्त। माने वेन सांग ने कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो संघाराम बनवाया वो कौन था? स्कंद गुप्त था। इसको उसने सकरादित्य कहा। इसने स्कंद गुप्त नालंदा संग्राम को सहायता देने का प्रमाण मिलता, सहायता भी दिया था। स्कंद गुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सौंग सम्राट के दरबार में राजदूत भी भेजा था। अंतिम वर्षों में चीनी सांग सम्राट के दरबार में अपने राजदूत भी। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। स्कंद गुप्त के पश्चात पूर्वगुप्त, चाहे पुरुगुप्त, बुधगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, नरसिंह गुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त तृतीय शासक। मैंने इसका क्रमावली लिख सकते हैं आप, लिख लो, याद रहेगा। ये सब पूछता नहीं है लेकिन फिर भी एक माइंड में रहेगा उसके बाद कौन आए। ठीक है, आगे आता है विष्णुगुप्त तृतीय। यहां भी लिखा हुआ है। गुप्त साम्राज्य का क्या था? अंतिम शासक पूछ सकता है। बुधगुप्त ने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था, ये सब नहीं पूछता है।
नरसिंह गुप्त ने हुन नरेश मिहिर कुल को, ये पूछता है कि हुन शासक मिहिर कुल को किसने पराजित किया? हुन शासक या हुन नरेश मिहिर कुल को नरसिंह गुप्त ने पराजित किया। भानु गुप्त ने एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला अभिलेख मिलता है, ये भी पूछ देता है। एकदम बढ़िया पॉइंट बनाया यहाँ पे। भानु गुप्त के एरन अभिलेख से 510 ईस्वी में बना था, उसे सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण। गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय हुआ। देखिए, गुप्तों के पतन का मूल कारण क्या था? हुनों का आक्रमण कमजोर हो गया था। उनमें बल्लभ श्री के मैत्रक, कनौज के मौखरी तथा थानेश्वर के वर्धन वंश आदि प्रमुख थे। जब गुप्त पतन हुआ तो कौन कौन है? पल्लभी के मैत्रक, कनौज के मौखरी और थानेश्वर के वर्धन वंश के। राजत्व का सिद्धांत, गुप्त वंश में जितने भी राजा हुए और राजत्व के सिद्धांत को मानते थे। मतलब वो मानते थे कि राजा में क्या होता है? दैवीय गुण होता है। मौर्यों के विपरीत गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता जैसी आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की थी। राजा को दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो मनुस्मृति में प्राप्त है, गुप्त युग तक लोकप्रिय हो चुका था। गुप्त शासक अपने आप को राजा को दैवीय अवतार मानते थे, वो देवता के तुल्य मानते थे। राजा को रक्षा और पालन करने वाले भगवान विष्णु के रूप में देखा जाने लगा। देखिए, ये बात कोई गलत नहीं है। आप चलो मान लेते हैं हम लोग मानते हैं कि धनवंतरी चाहे जो चिकित्सा के जो भगवान होंगे, कोई होंगे, लेकिन कोई डॉक्टर आपके नाड़ी देख के आपको इलाज करके कोई जिंदा कर दिया, भगवान तो ही ना आपके। आप भगवान के मंदिर में जाके कुछ मांगो, मिले ना मिले, आ जाके नीतीश कुमार से कहो कि हम ही नालंदा जिला के नौकरी दीजिए ना, आके भगवान तो ही ना हो गया। जो किसी की रक्षा करे, माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या होते हैं? भगवान होते हैं, सिखाया भी जाता है। गणेश जी को हम लोग पहले क्यों पूछते हैं? कहा गया था कि सभी देवताओं की परीक्षा हो रही थी, तो आप ब्रह्मांड घूम के आइए। तो माता पिता कहीं घूम लिए मुझ पर बैठ के। सबसे तेज माने बुद्धि के देवता कौन माने जाते हैं? गणेश जी। शिक्षा के देवी सरस्वती जी। अंतर है, बुद्धि और शिक्षा अलग अलग होता है। तो बुद्धिमान लोग पूजा किसी करते हैं? गणेश जी की। और सबसे बढ़िया राज्य कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही गणेश पूजा के किसने शुरुआत किया था? तिलक ने शुरुआत कराई थी। तो बुद्धि के देवता माने जाते हैं। और राज सत्ता की देवी लक्ष्मी विष्णु की पत्नी के रूप में की पीठ पर सदा अंकित होती रहती थी। ठीक ना? माने लक्ष्मी जी की जो फोटो सिक्कों पर लगाया गया की देन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी तुलना इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से की। क्या गलती किया? इंद्र माने क्या किया? धन देने वाला मालिक। वरुण आकाश देवता था ना। यम का जान ले सकते थे, हाँ, फांसी सजा दिया, जान ले लिया। और कुबेर माने धन का भी स्वामी। राजपद वंशानुगत था, परंतु राजसत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा माने जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, है ना, उसका क्या था? अभाव था। योग्यतम की उत्तरजीविता इसको बताया था, जो योग्य होगा वही बनेगा। राजा को धर्म के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का रक्षक बताया गया था। माने वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? वर्ण के अनुसार लोगों को आश्रय देना। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, तो शिक्षा थी। गुप्त शासक साम्राज्यवादी थे, माने अपना साम्राज्य बढ़ाने वाले थे, लेकिन केंद्रीय शासन का जो नियंत्रण मौर्य युग में देखने को मिलता है, इस युग में नहीं मिलता। क्योंकि गुप्त युग में ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। मौर्य काल में सत्ता का क्या था? केंद्रीकरण था। राजा ही और राजधानी ही पूरे राज्य पर शासन करने वाली थी। लेकिन गुप्तों ने क्या किया कि अपने शासन की जो केंद्रीय इकाई थी उससे बंटवारा किया।
मैंने निचले लोगों को भी शासन का अधिकार दिया और विकास का अधिकार दिया था। ये शासन का विकेंद्रीकरण करना ये जनता के लिए अच्छा होता है। आज हमारे यहाँ क्या है, सत्ता के विकेंद्रीकरण है कि नहीं है? बिल्कुल है। गांव का मुखिया मालिक है गांव का, और आपके गांव का जो क्या है वार्ड है उसका ही मालिक है। देखिए बात तो सही है। देखिए एक बात हम बता रहे हैं, पहले गांव के मुखिया अधिकांश कौन बनते थे? हम लोग गांव में बाबू साहब। अब रिजर्वेशन हो गया है ना कि इसके बाद रिजर्व कोटि के लोग बनेंगे। हमारा वार्ड का कमिश्नर वो व्यक्ति है जो हम लोग का चरवाही किया था, हम लोग का गाय भैंस चराया है, घास काटा है, खेती किया है, और वो गांव का क्या हो गया, हमारे वार्ड का। ये है सत्ता का विकेंद्रीकरण और सबको साथ सबको न्याय लेकर चलने। मुझे इसे खुशी है। मैं पहले भी उनको प्रणाम करता था और आज भी प्रणाम। उम्र में ज्यादा हो गया है, मैंने बाबूजी की जोड़ी थे लेकिन जिंदा है वो। तो मतलब कि सत्ता के विकेंद्र, तो उससे क्या हुआ, उनके परिवार आगे बढ़ा, कुछ पैसा आया, तो एक बेटा सिपाही हो गया, एक बेटा कुछ और काम करने लगा, एक बेटा और काम करने लगा। उस समाज के लोगों में लगा कि हम लोग शासन कर सकते हैं। अब की बार पुनः क्या आ जाएगा, शेड्यूल कास्ट मेजर में आ जाएगा मुखिया जी का हम लोग के यहाँ। 10 साल तक तो रहा, लेकिन 15 साल रहा, फिर अब की बार इनका आ जाएगा। ये जरूरी है, सबको विकसित करने के लिए सबको ही बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हंस हैं उनको आप कहिए कि आप तो भाई अब ये ठेला खाओ और कौवा ही केवल मोती खाएगा, ये भी गलत बात है। जो व्यक्ति जिस व्यभिचार में रहा है उसे उसको हक मत छीनिए, दूसरा को अधिकार दीजिए लेकिन उसका हक छीनिए मत आप। ये हमारे यहाँ देश में बहुत ज्यादा हुआ है। बड़ा हुआ है तो अब बड़ा अपने कर्मों से हुआ है, लेकिन आप उसको छीनिए मत। यही हम लोग कहना है, दूसरा को अधिकार दे दीजिए। हमारा कहना रिजर्वेशन में क्या है देते हैं, डायरेक्ट बना दो ना उसका डीएम, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे कम नंबर वालों को बनाओ तो बुरा हो जाएगा। यही दम हम भी ढेले हैं। जो फुदकता रहता है वो हम नाम नहीं लेंगे, तो मिशन कोचिंग चलाता है, हमसे उसका 12 नंबर कम था राठ में, 12 नंबर। आज डीएम बन के घूमता है, लोग उसको पूछते। ओबीसी में थे हम लोग, रोड में थे। दुख तो इस बात का होता है ना, हाँ थे पढ़े, उसके पिताजी में बैंकर थे, हमारे पिताजी शिक्षक थे, उनसे अमीर था, लेकिन रिजर्वेशन इसलिए हम इतने खूंखार टीचर बने, खराब खराब बोलते रहते हैं, क्योंकि मैं इस डांस को झेला जानता हूं। इसको प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, क्या था प्रशासन उस समय? कामंदक, नीतिसार एवं कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। तो कामंदक, नीतिसार और कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल की और मंत्री परिषद की चर्चा किया है कि मैंने शासन कौन चलाएगा, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद चलेगी। मंत्रियों का चयन सम्राट द्वारा उनके व्यक्तित्व योग्यता या परीक्षण के आधार पर होता था। राजकुमार, सामंतों तथा उच्च अधिकारियों में से किया जाता था। राजकुमार जो होता था वो सामंतों तथा उच्च अधिकारियों में से ही बनाया जाता था। मंत्रियों के लिए मंत्रित्व तथा सचिव शब्द प्रयुक्त होते थे। क्या? मंत्रित्व और सचिव। देखिए आज भी सचिव होता है, सचिवालय होता है ना, सचिवालय में कौन बैठते हैं? मंत्रालय होता है। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे। कौन होते थे? कुमारामात्य। उन्हें राजा उनके अपने ही प्रांत में नियुक्त करता था, वे नगद वेतन पाते थे। माने कुमारामात्य को जिस राज्य का था उसी राज्य का होना क्या था? रूढ़ी था, और उसका पैसा हम लोग वेतन नगद में दिया जाता था। हरिसेन, समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक। वीरसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक दरबारी थे। शिखर स्वामी, चंद्रगुप्त सेकंड का मंत्री। पृथ्वी सेन, कुमार गुप्त का मंत्री। चक्रपालित, स्कंदगुप्त के मंत्री एवं कर्णदत्त, स्कंदगुप्त के ही मंत्री, गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी और दार्शनिक भी थे। ये सब पूछ सकता है, इसको नोट कर सकते हैं, जब से देख लीजिए। गुप्तकालीन अधिकारी एवं उनके विभाग। महाबलाधिकृत कौन था? माने सेनापति को लोग क्या बोलते थे? महाबलाधिकृत, माने इसके पास सबसे ज्यादा महाबल है। महादंडनायक, आदमी लोग दंडनायक कहते हैं ना,
न्यायाधीश। संधि विग्राहिक, युद्ध तथा संधि के विषयों का संबंधित था, माने इसी से या तो युद्ध होगा या संधि होगी। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। विनय स्थिति संस्थापक, माने शिक्षा और धर्म संबंधी अधिकारी था। भंडागाराधिकृत, राजकोष का अधिकारी माने भंडार का। महाअक्षपटलिक, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। युक्त पुरुष, युद्ध में प्राप्त था हस्तगत की गई संपत्ति का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी। पहले जब युद्ध होता था ना, तो किसी राजा को हराया गया तो वहां से राजकोष क्या किया जाएगा, लाया जाएगा लूट करके, ठीक ना। महाप्रतिहरी, प्रतिहार, राज प्रसाद संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला। राजप्रसाद माने क्या होता है, महल, राजमहल। राज प्रसाद मतलब क्या होता है, महल होता है, राजमहल से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला। कैसे होता है, पीएमओ होता है ना, तो प्रधानमंत्री ऑफिस होता है, तो पीएमओ ऑफिस में कितने बड़े अधिकारी होते हैं, ये राजा का राजमहल हो गया। साम्राज्य का विभाजन किसमें था, प्रांतों में हुआ था, जिससे भुक्ति कहा जाता। भुक्ति क्या था, गुप्तकालीन राज्य था। इस पर ऊपरिक नामक कौन था, अधिकारी नियुक्त किया जाता था। सीमांत प्रदेश के प्रशासक को क्या बोलते थे, गोप्ता। प्रांतों का विभाजन विषयों में हुआ था, अर्थात जिलों में हुआ था। इसका प्रधान विषयपति होता था, आज के कलेक्टर। जिले के अन्य अधिकारी थे कौल्किक, सीमा शुल्क और चुंगी करता था ये। कौलमिक, वन एवं दुर्ग अधिकारी। सुगाधिकरण, भूमि कर अधिकारी था। पुस्तपाल, रिकॉर्ड रखने वाला इत्यादि था। अब ऐसे अधिकारी हुआ करते। इस मंथ में, जून में हम लोग हिस्ट्री फिनिश कर देंगे, ठीक है ना, और साइंस भी लगभग हम लोग फिनिश कर देंगे। 30 + 30 60 क्वेश्चन, और करंट तो चलता ही रहेगा क्योंकि करंट तो अंतिम दिन तक पढ़ा जाता है। तो 90 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, पकड़ा ही जाएगा। उसके बाद जो मिसलेनियस ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे, बिहार पढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का लगभग 120 नंबर तो रिजर्व हो ही जाता है। लेकिन बात यही आती है कि इतना मेहनत करने और कराने के बाद भी अगर आप लोग उसको रिवीजन नहीं करते हैं तो क्या होगा, ज्यों का त्यों सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए मान लीजिए कि आपके जीवन का यह अंतिम क्षण है दीपा, चाहे जो भी हो, जीवन का प्रीलिम्स निकालो। प्रीलिम्स के बाद बहुत मौके हैं, पहले प्रीलिम्स निकालो। प्रीलिम्स जब आ जाएगा तो आपको लगता है कि नहीं हम पढ़े हुए हैं, और तब जब मेंस बैठोगे तो आपको हिम्मत और बढ़ जाएगा। विषय को तिथियों में बांटा गया था, कहीं कहीं इसको तिथि लिख दिया गया। तिथि से छोटी इकाई पेठ थी, जो अनेक ग्रामों का क्या था, समूह था। सवाल आ जाएगा कि पेठ क्या होता था, कई गांवों का समूह था। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, गांव थी, और कई गांव मिलकर क्या बनता था, पेठ। इसका प्रधान मुखिया या महतर, महतर कौन थे, जो ग्राम का सबसे बूढ़ा व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति हो। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को पूर्वपाल, पूर्व माने क्या होता है नगर, और पाल माने उसका रक्षक, नगर रक्षक या यौगिक कहता था। होता है ना जमशेदपुर, जगदीशपुर, पूर्व माने क्या होता है, नगर होता है। आज जगदीश किसी व्यक्ति के नाम पे, स्थान के नाम पे, पूर्व माने होता है शहर। एक बार जब हम लोग बहुत छोटे थे और कहीं कभी जब गांव में लाइन कट जाता था, हम लोग छत पे बाहर सोते थे, और हवा जब नहीं चलेगा तो लोग कहते थे कि 10 की 20 को पूर्व का नाम बताओ, लो तो हवा बहना शुरू हो जाएगा। हम लोग जोड़ते थे जगदीशपुर, जमशेदपुर, फलनापुर, कानपुर, नागपुर, करते करते हम लोग को नींद लग जाता था। ये बच्चों को भुलवाने की बात थी। वो भी गंज होता है। नगर परिषद के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। नारद और बृहस्पति स्मृतियों से ज्ञात होता है
गुप्त वंशों में न्याय व्यवस्था अत्यधिक स्थिर थी। राजा के पास अस्थाई सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे। कौन कौन? याद रखिएगा। गुप्तों के सेना कितने अंग थी? 4। पदाति माने पैदल, रथरोही रथ वाले, अश्वारोही तथा गज सेना हाथी वाला एक टैंक था। पैदल, रथ, घोड़ा और हाथी। साधारण सैनिकों को क्या बोलते थे? चाट। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों में उपरीक कौन था? उपरीक, दशापराधिक, गौरोध प्राणिक, दंडपाशिक, अंगरक्षक आदि क्या होते थे? महत्वपूर्ण थे, पुलिस विभाग में थे। कौन? उपरीक, दशापराधिक, गौरोध प्राणिक। ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं जिस तरह बीपीएससी घुमा रहे हैं एनसीईआरटी की तरफ। गुप्तचर कर्मचारी को दूत तथा पुलिस कर्मचारी को भट्ट कहते थे। दूत कौन होता था? गुप्तचर होता था, और भट्ट पुलिस कर्मचारी। आर्थिक स्थिति पढ़ लीजिए, उसके बाद छोड़ना। गुप्तों को क्या माना गया है? स्वर्ण युग भी बोला गया, बोला है ना। गुप्त काल को क्या कहा गया है? गुप्त काल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल। और स्वर्ण काल मतलब खाली सोना काल से मतलब नहीं है। तो जैसे इसके हम बोलते हैं कि अमृत काल चल रहा है, माने कोई भी काम कीजिए उसके लिए आपके पास सब कुछ सरकार दे रहे हैं, को तैयार है। अगले 25 वर्ष तक अमृत काल चलता रहेगा ना। तो गुप्त काल ऐसा था कि उस समय शिक्षा हो, दरबारी हो, विद्वान हो, कला हो, संस्कृति हो, सबको संरक्षित किया गया। व्यापार हो, बोलिए। हाँ, स्थिति खराब हो चुकी, लेकिन इसमें भी उच्च वर्ग की स्थिति बहुत खराब नहीं थी। गुप्त काल में उच्च वर्गों में स्त्री की दशा ठीक थी, निम्न वर्गों में हालत खराब था, या मध्यम वर्ग। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य धारा कृषि थी। क्या थी? गुप्त काल में सामान्यतः भूमि पर सम्राट का ही स्वामित्व माना जाता था। वहां भूमि से उत्पादन के 1/6 भाग कर लेता था। इस प्रकार के कर को भाग बोलते। क्या बोलते थे? भाग। करों की अदायगी दोनों रूपों में। हिरण्य माने क्या होता था? नगद टैक्स, तथा मेय माने अन्य के रूप में। याद रखिएगा, हिरण्य क्या था? नगद कर था, जो पहले से ही चला आ रहा है। इसमें एक नया नाम आया है मेय, जो अन्न के रूप में। इसके अतिरिक्त वणिकों एवं शिल्पियों पर राज कर लगाते थे। इन्हें कर के रूप में बेगार, टिफ्टी देना पड़ता था। माने जो व्यापारी थे क्या देते थे? बेगार। हम लोग बेगारी बोलते हैं, देना पड़ता था। अमर कोश में जो अमर सिंह लिखे थे, अमर कोश जो अमर सिंह लिखे थे, 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। जैसे निवर्तन, तुल्यावाप, द्रोणवाप तथा आढ़वाप भूमि माप की क्या थी? पैमाना थी। भूमि के प्रमुख प्रकार में आइए। वास्तु, वास करने योग्य भूमि थी। क्षेत्र, खेती उपयुक्त भूमि थी। हिल, नहीं जोती जाने वाली भूमि। अपरहत, बिना जोती गई जंगल की भूमि। तथा औदक, दलदली भूमि आदि प्रमुख प्रकार थे। इससे पूछते थे, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। भूमि के प्रमुख प्रकार, वास्तु, ठीक ना। लेकिन बनना चाहिए, यानी कि पीडीएफ मिल गया और आप पीडीएफ को मोबाइल में छोड़ दिए तो फिर दिमाग मोबाइल में रह जाएगा। गुप्तकालीन कर, एक बार फिर दोबारा याद कराते हैं। वास्तु क्या था? क्षेत्र माने खेती करने लायक। खिल था, नहीं जोती जाने वाली भूमि। अपरहत, बिना जोती गई जंगल की भूमि। औदक, दलदली भूमि था। गुप्तकालीन कर, इस कर के अंतर्गत पैष्ठिक माने बेगार, भट्ट माने पुलिस कर, प्रणय ग्रामवासियों पर लगाया जाने वाला अनिवार्य कर, चरासन चरागाहों पर, चाट लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति कर, 10 अपराध 10 प्रकार के अपराधों पर किए गए जुर्माने, हल दंड हल पर लगाया जाने वाला कर, कुतोवाद प्रत्यय नशीली वस्तुओं पर लगाने वाले कर थे। मैंने जो 1/6 था वो तो खेती पर था, लेकिन इसके अतिरिक्त भी ये टैक्स थे।
इसलिए कि जनता ठीक ठाक रह सके। आज भी टैक्स है कि नहीं है? आप पटना में शराब पीजिए तो टैक्स लग जाएगा, हेलमेट नहीं पहनिए तो टैक्स लग जाएगा। खाली आप टैक्स देते हैं सामान खरीदने पर, बहुत तरह के जुर्माने हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस टैक्स भर दीजिए, घर का अगर नहीं कटवाए हैं समय से, घर का जो बिल लगता है शहरों में, तो उस पर दंड लग जाएगा। कई तरह के अतिरिक्त कर हैं, इन करों से बचा जा सकता है ना। किसी को आप हेलमेट पहन लो तो कर नहीं लगेगा, नहीं तो कर लगेगा, बच सकते हो। इंश्योरेंस सही हो गाड़ी का आपका तो कर नहीं लगने, कर देना पड़ जाएगा, चालान कट जाएंगे आपके। ट्रैक्टर के टाली पर बालू लदा हो और ओपन हो, ढका नहीं, टैक्स लग जाएगा, ढक लीजिए टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे करों से हम लोग बच सकते हैं। लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति कर, जैसे मान लो लुटेरा आपको लूट लिया, आपके धन को वापस, भाई इतना दीजिए, आपका धन वापस ले। आज भी होता है, आपका पर्स अगर पुलिस विभाग पकड़ ले तो कुछ ना कुछ मैडम दे दीजिए ना, निकाल ही लेगा। लेकिन टैक्स नहीं है, बदमाशी है। वाणिज्य एवं व्यापार, वस्त्र उद्योग इस काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। मिट्टी के बर्तन एवं मृण मूर्तियां बनाने तथा पत्थर एवं धातु के सामान तैयार करने का उद्योग भी विकसित हुआ था। मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्तम कारण माना। मृण माने मिट्टी की मूर्ति। जहां मृण शब्द आ गया क्या हो जाएगा? मिट्टी। और जहां तृण शब्द आ गया, घास, पतवार, मृण पर तृण निकलता है ना। शिल्पियों एवं व्यवसायियों के निगम, श्रेणी तथा संघ होते थे। व्यवसायियों क्या होता है? निगम आज भी होता कि नहीं होता है? निगम, श्रेणी, संघ होते थे। अपने व्यवसायियों के अतिरिक्त ये श्रेणियां स्थानीय प्रशासन में भाग लेती थी, मुहर चलाती थी, मन अपना पैसा चलाता था। सार्थवाह एवं श्रेष्ठी संघों का उल्लेख मिलता है। सार्थवाह पहले भी आ चुका है ना मौर्य काल में। इस काल तक रोमन व्यापार का पतन हो चुका था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि हुई थी। ताम्रलिप्ति, कहाँ है ताम्रलिप्ति? हाँ, पूर्वी तट का चाविक द्वीप कक्ष माने फड़ौज और पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। फड़ौज कहाँ का था? पश्चिम भारत का। इस काल में चीन से रेशम, चिनांशुक, इथोपिया से हाथी दांत तथा अरब, ईरान एवं बैक्ट्रिया से घोड़ों का आयात किया। सिक्के, गुप्त शासकों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। इस काल में सोने के सिक्के को क्या बोलते थे? दिनार। आज दिनार कहाँ का मुद्रा है? कुवैती दिनार है ना, दिनार कहा जाता है। सोने का सिक्का 144 ग्रेन का, पहले से बड़ा हो गया। 124, 133, आई कितना है? 44। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। अहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग करते थे। कौड़ी कहाँ मिलता है? समुद्र में कौड़ी छोटी शंख होती है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे बेसी किसने जारी किया? गुप्तों ने। इनके तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं, सोने के सिक्के और कौड़ी। हम लोग याद है घर में कौड़ियां मिलती थी, शादी वगैरह के बक्सा में कौड़ी मिला था। वो अब ना हो गया। अब कौड़ी का मोल क्या है? लोग बोलते हैं तुम्हारा मोल कौड़ी के बराबर है। आज कोई कौड़ी को पहचानता है क्या है कौड़ी? कौड़ी का भी पहले मोल होता था, लेकिन आम लोग कौड़ी, इतना कौड़ी लो, इस सामान दे दो, तो कौड़ी का मोल। अब पटना के लोग जाएंगे लाने वहां से कौड़ी, कुछ कितना कौड़ी महंगा हो गया। कौड़ी का मोल 5 रुपया का हो गया। लूटता है सब, फ्री में फेंका रहता है समुद्र। लेकिन वहां पर जाने पर भाड़ा कितना लगेगा? अब कल बताएंगे, समझ।